आप सभी तमाम साथियों को जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन सभी से अनुरोध करूंगा कि इस लाइव के माध्यम से आप सभी जुड़ें। और ये शायद पहला मौका है जब अपने ज़िले के किसी ग्रुप से संवाद स्थापित करने का अवसर मुझे मिल रहा है। धन्यवाद कुंदन जी। सबसे पहले तो ग्रुप के जो संचालक हैं, स्पेशली कुंदन जी, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और कुंदन जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बड़े ग्रुप्स भी हैं जो हमारे लोगों ने बना रखा है। लोगों ने डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स को बना रखा है, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स मैंने अरवल से रिलेटेड भी सर्च किए थे। तो और ख़ास करके अरवल ज़िले से जुड़े ग्रुप्स के संवेदनशील मुद्दों को समझने के लिए कि कौन सा ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पर इन चीज़ों का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, या फिर कौन लोग हैं जो सक्रिय हैं। तो उनमें मैंने देखा तो कुंदन जी का एकमात्र मैं देखा कि इतना सक्रियता, इनके जैसा और सक्रियता मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और कहीं नहीं देखा। शुभम राज जी धन्यवाद। तो मैं इस ग्रुप के जो एडमिन हैं, कुंदन बाबू, राहुल बाबू और रत्नेश जी, उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस ग्रुप को तैयार करने के लिए। और हमारे ग्रुप में, इस ग्रुप के मॉडरेटर भी हैं तनवीर आलम जी और पंचम कुमार जी। प्रणाम ऋषि बाबू, स्वागत है आपका। तो तनवीर आलम जी और पंचम कुमार जी भी जो इस जिले के हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से एक सकारात्मक सोच के साथ और एक सकारात्मक प्रयास करने का एक कहीं ना कहीं एक मन में भावना है। वही भावना आपको हमको जोड़ती है। और निश्चित रूप से हम लोग किसी भी वर्ग से आते हों, लेकिन अगर आज हमारी मुलाकात कहीं भी होती है, देश के किसी और भाग में होती है, चाहे फिर बाहर भी होती है, तो अपने इलाके के लोगों के प्रति हमारे मन में सकारात्मक भाव ही होते हैं। तो खास करके अगर हम लोग एक जिला के रहने वाले हैं और एक जिला के निवासी हैं, तो स्वाभाविक है कई हित के मुद्दे होंगे। स्वागत है आपका भी। तो कई हित से जुड़े हुए मुद्दे होंगे जो हमारे सामूहिक हितों से जुड़े हुए हैं, खास करके जो अरवल जिला के जो सामूहिक हितों से। तो मैं उनको रखने के लिए इस लाइव के माध्यम से आप सभी के बीच में एक संवाद स्थापित करने का प्रयास किया हूं। बिट्टू बाबू स्वागत है। और जैसा कि आप लोग सभी जानते भी हैं कि अभी एक वैश्विक महामारी कोरोना से हम लोग जूझ रहे हैं। नमस्ते जी, सुजीत जी स्वागत है। तो कोरोना से जूझ रहे हैं और अरवल में भी कुछ मामले हैं। तो निश्चित रूप से मतलब आप लोग, आप भाइयों के सहयोग से या फिर जो बेहतर समझ से इस महामारी से और प्रशासनिक तंत्र के साथ एक बेहतर समन्वय स्थापित करके हम लोग जिला को भी एक महामारी मुक्त जिला के रूप में ही देखेंगे। और उम्मीद भी है, ऐसा बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मंटू जी स्वागत है आपका भी, जय श्री राम। तो इस लाइव के माध्यम से हमारे सभी भाई जुड़े हुए हैं, सभी वर्ग से सभी। और एक कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि 2001 का एक पास्ट था। कौशलेंद्र भैया प्रणाम, स्वागत है। 2001 में इस जिला का गठन हुआ था और कहीं न कहीं प्रशासनिक तंत्र के लिए एक चुनौती बना हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन का चुनौती बना हुआ था और काफ़ी आसान था। तो उस प्रकृति में इस जिला का गठन हुआ था। लेकिन वहाँ से अभी 20-21 साल हो चुके हैं इस जिला के गठन के। और अगर देखा जाए तो विकास के मुद्दे जो होते हैं वो जन सामान्य के लिए, वो चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म से आते हों, उन सबको बराबर प्रभावित करता है। कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो शायद वर्ग हितों से जुड़े हुए हों, लेकिन विकास से जुड़े मुद्दे वो आम जन सामान्य से जुड़े मुद्दे होते हैं। वो हमारे और आपसे जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। और उनमें जो विकास है अगर नहीं होता है
तो उसका मार हम सबों पर पड़ता है, आप पर भी पड़ता है और हम पर भी पड़ता है, बराबर पड़ता है। और चाहे रोड खराब हो तो आने जाने की असुविधा सबों को होगी। अगर अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, या फिर रोड की स्थिति जर्जर है, तो निश्चित रूप से उससे जो प्रभावित होने वाले लोग हैं वो सभी हैं, तो हम सभी प्रभावित हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसमें हर तरफ के लोग जुड़े हुए हैं, हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, तो जो इस जिले के विकास से जुड़े हुए मूलभूत मुद्दे हैं उनका एक सूची भी तैयार करने का प्रयास किया, उन्हें सूचीबद्ध करने का भी प्रयास किया, ताकि एक बेहतर समझ आप लोगों के बीच भी कायम हो। और एक कहीं ना कहीं उम्मीद ये करता हूं कि इस जिले से, जैसा कि कुंदन बाबू ने बताया, इसका स्ट्रेंथ ग्रुप का 15-16 हज़ार के आसपास है, लेकिन इस ग्रुप के माध्यम से अरवल जिले के करीब 50 देशों में फैले हुए लोग जुड़े हुए हैं। ये से मैं उपलब्धि समझता हूँ। और इसके लिए आप सभी जो भी इस ग्रुप के संचालक हैं वो बधाई के पात्र हैं, जो ऐसा कर सके। तो मैं एक उम्मीद भी करता हूँ कि विभिन्न प्रशासनिक तंत्र में फैले हुए लोग, विभिन्न जगह रह रहे लोग, उन लोगों की अपनी एक मिट्टी से जुड़ाव होती है, आपकी भी होगी और हमारी भी है। तो हम लोग चाहेंगे कि एक बेहतर सोच और समझ के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ, और जो जिले के विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर हम लोग एक सकारात्मक तरीके से कुछ काम कर सकें। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से 10 दशक हो गए इस जिले के गठन के, और आज भी एक प्रकार से हमारी उपेक्षा भी हो रही है, और कहीं ना कहीं जो स्तर हमें मिलना चाहिए था एक जिले के बतौर जिला, वो नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं जहानाबाद की परछाई में भी जी रहे हैं। और आज ये भी कहना मुझे मुनासिब लगता है कि आज अरवल, जो किसी समय बहुत अशांत हुआ करता था, खास करके जो क्षेत्र हैं, चाहे वो अइरा, गनियारी, परियारी, या चौरम से जो सटे इलाके हैं, इमामगंज से सटे इलाके हैं, तो ये सटे इलाके अशांत हुआ करते थे। लेकिन आज शांति है, और कहीं ना कहीं सोच में भी परिवर्तन समय के साथ हुआ है। और हम चाहते हैं कि यह शांति स्थायी रहे, और विकास ही ऐसा सूत्र है, या क्षेत्र का जो चहुमुखी विकास ही एक ऐसा सूत्र है कि उसके माध्यम से यह शांति स्थायी रहेगी, और भविष्य में इस प्रकार के जो स्थिति बनती है या स्थितियां बनी हैं वो वापस न उभरें। मुझे एक बात और यहाँ पे जोड़ना मैं चाहूँगा। प्रवीण कुमार चौरसिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि मजदूरी से रिलेटेड एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा उठता रहा है, विगत कुछ दशकों में इस क्षेत्र को प्रभावित करता रहा है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मनरेगा के आने के बाद, जिसे कांग्रेस की सरकार ने लाया था, आज न्यूनतम मजदूरी की जो समस्या है वो बहुत हद तक हल हो चुकी है। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग निश्चित रूप से जो वर्ग है, या फिर आज सरकार जो मनरेगा के तहत जो जॉब दे रही है, उससे कहीं ना कहीं जो न्यूनतम मजदूरी की मांग है वह हल हो चुकी है, और लगभग जो मजदूरी तय होती है वो मनरेगा के हिसाब से ही तय हो रही है। जी भैया प्रणाम, मृत्युंजय भैया स्वागत है आपका भी। तो हम समझते हैं कि बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो समय के साथ परिवर्तित भी हुए हैं, समय के साथ सोच भी परिवर्तित होना चाहिए। तो अब मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट एक अगर शुरुआत करना चाहूँगा अपनी बातों का, मुद्दों की बात में करना चाहूँगा, तो वो सबसे पहला मैं बात करना चाहूँगा जो जिला का सीमांकन हुआ। जो जिला का सीमा निश्चित किया गया है उसमें कई त्रुटियां हैं, और एक कहीं ना कहीं 2001 में जिला बना, और राजेश जी स्वागत है, 2001 में जिला बना, आज 2020 है। अगर उन त्रुटियों को सुलझाया नहीं जा सका है तो ये एक दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात और मैं रखना चाहता हूं यहां पर, नेतृत्व को लेकर। इस जिला के अंतर्गत
2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो कहीं न कहीं एक कमी एक अरवल विधानसभा के अंदर भी जो देखने में आई, या इस जिले के अंदर जो देखने में आ रही है, वो मजबूत स्थानीय प्रतिनिधित्व का ना होना भी है। मुझे कोई कहने में ये संकोच नहीं है। इसके पीछे एक बहुत मजबूत कारण है कि जो इस जिले का स्थानीय व्यक्ति होगा, उसका इस जिले से जो इस जिले के विकास से जो सरोकार होगा वो ज़्यादा होगा। वो स्वयं और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, उनके परिवार भी निश्चित रूप से उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। तो स्थानीय नेतृत्व का मजबूत होना अब इस जिले की आवश्यकता बन चुकी है। और मैं समझता हूं कि इस जिले में ऐसे लोग हैं, क्षमतावान लोग हैं। जिस जिले के लोग अगर आज 50 देशों में फैले हुए हैं, उस जिले में इतनी तो क्षमता है कि स्थानीय स्तर पर नेतृत्व का सृजन कर सके, जो उसकी आवाज बुलंदी से सड़क से लेकर सदन तक रख सके। खैर, हम लोग जो ये प्रयास करना चाह रहे हैं इस ग्रुप के माध्यम से, वो गैर राजनीतिक रूप से रखना चाह रहे हैं। तो स्थानीय नेतृत्व का भी मुद्दा अगर है तो वो किसी पार्टी विशेष को लेकर नहीं कही गई है। वह चाहे वो इस क्षेत्र में राजनीतिक रूप से सक्रिय राजद हो या फिर भाजपा हो, तो उन्हें स्थानीय नेतृत्व पर जोर देना चाहिए, ताकि जो विकास से संबंधित मुद्दे हैं उन्हें वरीयता मिले और जिले के अंदर एक चौमुखी विकास हो, और जो यहाँ की समस्याएं हैं जो 2 दशक से लंबित हैं, उस पर उसका कुछ समाधान हो सके। बिल्कुल प्रिंस बाबू, आपने सही कहा। अमन जी, बिल्कुल कोई भी बात हो इस लाइव के सेशन के दौरान भी आप कह सकते हैं। मैं पहला लाइव है, मैं चाहूँगा कि इसे मैं जितना बेहतर बना सकूं। और पंचम जी, गुड इवनिंग आपका भी। जय श्री राम अमन जी। तो ये बातें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो एक मैं सीमांकन से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसमें मैं देख रहा था, उन खबरों को खंगालने का भी प्रयास किया। तो सीमांकन से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसमें एक मुद्दा जो है इमामगंज को लेकर है। आप देखेंगे कि अरवल जिले की सीमा पर स्थित पटना जिले के इमामगंज, जमहारू और मौरी पियरपुरा पंचायत का दर्जनों गांव जो है दोषपूर्ण सीमांकन का शिकार है। इमामगंज बाजार की स्थिति यह है कि उत्तरी बाजार जो है वो पटना जिला का हिस्सा है और दक्षिणी बाजार जो है वो अरवल जिला का हिस्सा है। और उससे भी बड़ी बात है कि इमामगंज बाजार का जो उत्तरी भाग है वो चारों तरफ से अरवल जिला से करपी प्रखंड से घिरा हुआ है। तो मुझे एक कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा सीमांकन कैसे किया गया। सबसे पहला सवाल तो करने वालों पर उठता है, और दूसरा सवाल कि ये 2 दशक से ये मामला क्यों नहीं सुलझाया जा सका। तो इस प्रकार का जो दोषपूर्ण सीमांकन है उसका भुक्तभोगी एक कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर इशू है। क्योंकि जब जो क्षेत्र है वो अगर अरवल से नज़दीक है और वो पटना जिला का हिस्सा है, तो स्वाभाविक है लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में जब तक पटना पुलिस पहुंच सकती है उससे पहले अरवल पुलिस पहुंच जाएगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इससे क्या कठिनाई आती है। तो वो पटना जिला का हिस्सा है, तो निश्चित रूप से ये समस्या है। इमामगंज पंचायत के इमामगंज, मठियापुर, मथुरापुर, जमहारू, मुंगिला, कोडिहरा, ये सब ऐसा गांव है जो करपी प्रखंड मुख्यालय से लगभग 6 से 8 किलोमीटर के अंदर स्थित है। और जबकि पालीगंज प्रखंड मुख्यालय से इन गांवों की दूरी करीब 20 से 25 किलोमीटर है। तो समझ रहे हैं, तो ये परेशानी समझ सकते हैं आप। और मुख्यालय से नजदीक गांवों को पालीगंज प्रखंड का व थाने का हिस्सा बना दिया गया है। तो जिन गांवों की दूरी करपी प्रखंड से 5 किलोमीटर है और पालीगंज प्रखंड से 25 किलोमीटर है, उन गांवों को जो पालीगंज प्रखंड का हिस्सा बना दिया गया है। दानिश जी धन्यवाद। दीपक जी स्वागत है आपका भी। तो एक सीमांकन की समस्या, और इन मुद्दों को कहीं ना कहीं सिविल राइट्स ग्रुप्स
जो कि बनना चाहिए, जो अरवल जिले के लोगों के लिए या फिर अरवल के जो हित में से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें गैर राजनीतिक तरीके से उठाना चाहिए, ताकि एक कहीं ना कहीं प्रेशर बने एडमिनिस्ट्रेशन पर उन्हें डिलीवर करने के लिए, और एक प्रेशर कहीं ना कहीं एक सकारात्मक राजनीति के लिए भी एक प्रेशर का काम करे। तो सीमांकन से रिलेटेड समस्या है, उसे मैंने आपके सामने रखा। तो आगे मैं जिक्र करना चाहूंगा, बिल्कुल अमन जी, ये मुद्दा नहीं उठाया जाता है। इसमें सबसे बड़ा कारण है कि जो सकारात्मक, जो समाज के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच रखने वाले लोग थे, जो कुंदन जी के रूप में, चाहे राहुल जी के रूप में या रत्नेश जी के रूप में, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। तो मैं आगे सोन नहर की चर्चा करूंगा। अविनाश जी स्वागत है, सत्यप्रकाश जी धन्यवाद। बिल्कुल कौशलेंद्र भैया, जो आपने बात रखा देवकुंड का मंदिर, मधुश्रमा का आश्रम, जो पर्यटन स्थल के दर्जा को लेकर यहाँ पर कई आंदोलन या फिर कई जो प्रदर्शन है, धरना है, वो हो चुके हैं भैया। मैं करीब पिछले कई वर्षों के हिस्ट्री को खंगाल रहा था, जो इस जिले में होने वाली घटनाओं, राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं से जुड़ी हुई है। मैं उसी को खंगालने में लगा हुआ हूं। तो मैंने देखा कि देवकुंड का मंदिर है, निश्चित रूप से एक पर्यटन के रूप में एक कहीं ना कहीं रोजगार का अवसर इस इलाके के लिए सुलभ करा सकता है। लेकिन इसके लिए आंदोलन भी हुए हैं। मैंने उनको भी मैंने देखा, उनको भी पाया, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी पाया और अखबारों में भी इसे पाया। तो संजीत जी गुड इवनिंग। तो इस बात को मैं रखना चाह रहा था। तो सोन नहर पे कुछ चर्चा जो बहुत ही संवेदनशील है, मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। उसके पहले मैं कुछ चर्चा इस ग्रुप की करना चाहता हूं। तो इस ग्रुप में मैं पोस्ट्स फिल्टर कर रहा था और निश्चित रूप से मैं एक वागीश कुमार जी का पोस्ट, मैंने कई पोस्ट इस ग्रुप में देखे जो अरवल के विकास से जुड़े हुए हैं, पुराने पोस्ट 2017 के भी मैंने पोस्ट देखे। तो इस ग्रुप से जुड़े हुए वागीश कुमार जी हैं, संतोष चौरसिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने 21 जून 2017 को एक पोस्ट लिखा था। उन्होंने लिखा था, मेरे याद से अरवल में लोजपा, भाजपा और राजद से विधायक हुए जो मुझे अच्छे से याद हैं, पर अरवल में विकास कहाँ हुआ। दलित का नारा सब जगह सुने, पर कोई आकर देखे जनकपुर धाम, वसीलपुर टोवला पर कोडरा, इन जगह दलित बस्तियों को नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं सब। मैं पूछता हूं सबको कि यादव का क्या विकास हुआ जो लालटेन पकड़ के बैठे हैं, मुस्लिम का क्या विकास हुआ, गरीब दलितों के घर क्या आज कोई नेता विधायक खाना खा रहा है, क्या सवर्णों को भाजपा ने सोने के सिंहासन पर बिठा दिया, क्या पासवान सब पंडितों के समानांतर हो गए, कुल मिला के क्या सुधार हुआ, कुछ नहीं। यकीन मानिए हम सब बंदर जैसा बन के रह गए हैं। मदारी आया, डुगडुगी बजाया जाने लगा, फलाना बाबू जिंदाबाद करो, और करो जब थक जाओगे तो मांगना विकास। अरवल भगत सिंह चौक पर बालिका उच्च विद्यालय के बाहर पेशाब घर बनाने से जनता की भलाई हुई या उस विद्यालय की छात्राओं को शर्मिंदा किया जा रहा। विडंबना की बात है कि नगर परिषद के देखरेख में शिक्षा के मंदिर के बाहर इस तरह का घटनाएं हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि करना है क्या सोच लो, फिर मदारी आएगा या डुगडुगी भी बजाएगा। मतलब नेताओं पर एक प्रकार से उन्होंने कटाक्ष किया है। और उन्होंने ये भी लास्ट में अपील किया है कि मेरे साथ आओ, मेरे साथ, और जाति धर्म छोड़कर एक नया समाज बनाएं। और एक उन्होंने कहा है कि अगर अरवल के विकास को लेकर अगर आप चलना है तो निश्चित रूप से आप सभी वर्ग को साथ आना पड़ेगा। अगर विकास के मुद्दों से सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों का सरोकार होता है। अविनाश जी बिल्कुल मगही में भी बोले के प्रयास कर भाई, कहा है ना, मगही में भी बोल सका ही, ऐसा कोई दिक्कत ना है। अभिषेक भगत जी, रेलवे का भी मुद्दा है, बिल्कुल उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। सोन नहर के बाद मैं रेलवे की ही चर्चा करना चाहता हूं। जी प्रणाम। जी हमारे साथ पहलेजा पंचायत की मुखिया जो हैं वो भी जुड़ चुकी हैं, तो उन्होंने मधुश्रमा के बारे में जानकारी दी है।
तो मधुश्रमा के बारे में जो पहल किया गया है हमारे डीएम साहब के द्वारा, उनके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और जी निश्चित रूप से जिले के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को बहुत संवेदनशील तरीके से आप उठाते रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए लोग भी इसे बखूबी जानते हैं। और उम्मीद है कि भविष्य में भी इस प्रकार की आवाज़ जो आपके तरफ से उठती रही है उसे और मजबूत हम लोग करने में कुछ योगदान दे सकेंगे। तो वागीश कुमार जी का एक पोस्ट था, तो इसी तरह मैंने और भी पोस्ट देखे। एक ब्लड बैंक से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा पोस्ट मुझे लगा प्रवीण कुमार सिन्हा जी का, जो 8 अक्टूबर 2018 को पोस्ट लिखा हुआ है। उन्होंने बताया है कि अरवल में ब्लड डोनेशन कैंप भी नहीं लग सकता। मैं इस ग्रुप का जो कुछ पोस्ट है, मैं देखा कि मैं इस ग्रुप का जो लेवल या स्तर है उसको समझने का प्रयास किया, तो मुझे ये सब चीज़ें जो है मतलब काफ़ी सकारात्मक लगी। तो उसमें ब्लड बैंक की बात की गई है। उसमें कहा गया है कि जहानाबाद और आपके पास 2 नियरेस्ट जो पोजीशंस हैं ब्लड बैंक का, जहानाबाद है और एक भोजपुर है। जहानाबाद में 30 किलोमीटर और भोजपुर 35 किलोमीटर। यहाँ की अगर आप ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाए तो भी अरवल में आप ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगा सकते, क्योंकि खून को रखने के लिए आपके पास कोई जगह नहीं है। उसे आप स्टोर कहाँ कीजिएगा? तो ब्लड कैंप में ही कीजिएगा, जो ब्लड बैंक होगा उनमें कीजिएगा। लेकिन हमारे जिला में ब्लड बैंक भी नहीं है, यानी ब्लड डोनेशन कैंप तक नहीं लगाया जा सकता है। तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सौरभ बाबू, बिल्कुल समानांतर विचार से ही विकास हो सकता है। जुबैर आलम जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और आपका मैंने पोस्ट देखा था, एक अरवल की जो पानी से भरा हुआ सड़क है उसका कुछ फोटो आपने डाला था। 22 जून 2019 का एक मैं पोस्ट लिखा था, आपने उसे शीर्षक दिया था, यह एक अरवल की बदलती तस्वीर है। यह तस्वीर बयान करती है अरवल की विकास। तो जो सड़क है जो पानी से लबालब भरे हुए हैं, यहाँ पे मेहंदिया बाजार में भी वो स्थिति बनी रहती थी, नारकीय स्थिति। और कहीं ना कहीं अरवल नगर परिषद का दर्जा अरवल हासिल कर चुका है, उसके बावजूद वहाँ के रोड और गड्ढे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के भी कारण बन रहे हैं और बाजार पूरी तरह नाली में तब्दील हो जाता है। वहाँ ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉपर विकास नहीं हुआ। तो अरवल जो नगर परिषद के रूप में विकसित हो रहा है, तो इस ओर भी उन प्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए और इस मुद्दा को भी संवेदनशील तरीके से उठाया जाना चाहिए। तो आपका जुबैर आलम जी, मैंने आपका पोस्ट कुछ देखा था, तो उसके अलावे विशाल नारायण जी का भी पोस्ट था और भी कुछ पोस्ट इससे जुड़े हुए थे। तो मैं आना चाहूँगा, उसके बाद एक पोस्ट मैंने कुमार देव कृष्ण जी का देखा था, 27 सितंबर 2019 को वो पोस्ट है और वो अवैध बालू की निकासी को लेकर है। तो मैं आना चाहूँगा उसके बाद सोन नहर पे। आप जान रहे हैं कि अरवल का जो लाइफलाइन है वो कहीं ना कहीं सोन नदी है। अरवल का लाइफलाइन सोन नदी है। पंचम जी, बिल्कुल राजनीति जो है अगर विकास पर हो तो मुझे समझ अगर विकास राजनीति का जो है मेरा मानक बन जाए तो उस दिन तो ये सारा विवाद ही समाप्त हो जाएगा और कोई हमें बांट नहीं सकता, हमें कोई लड़ा नहीं सकता। अभिषेक भगत जी, बिल्कुल वेंटिलेटर तो निश्चित रूप से एक दूरस्थ स्वप्न है कहीं ना कहीं अरवल के लिए वेंटिलेटर। यहाँ तो जो है मैं देख रहा हूँ, जो खबरों के माध्यम से जो स्थितियों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ तो बेसिक फैसिलिटी मेडिकल का भी उपलब्ध नहीं है। और एक बड़ी बात ये भी है कि एम्बुलेंस की सुविधा, मैं एक माँ और शिशु की मृत्यु 1-2 साल पहले यहाँ पर एम्बुलेंस के न होने से भी हुई थी। और आपने जो जहानाबाद में जो दारुण दृश्य कुछ दिन पहले कोरोना के लॉकडाउन के समय देखा था, और वो जो प्रभावित परिवार है वह अरवल से ही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। वह भी प्रभावित परिवार, जो दृश्य आपने जहानाबाद में देखा था, वो भी प्रभावित परिवार अरवल से ही आता है। तो खास करके जो गरीब लोग होते हैं, जो असहाय लोग होते हैं, जो निर्धन लोग होते हैं, जिन्हें प्राइवेट ट्रीटमेंट प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती है, आर्थिक क्षमता नहीं होती है, वही सरकारी सुविधाओं पर निर्भर करते हैं। और अगर सरकारी सुविधाओं को विकसित नहीं किया जाएगा, जिसमें पब्लिक मनी जा रहा है, हमारा ही पैसा उसमें खर्च होता है, और अगर पब्लिक को उसके अनुरूप अगर सुविधाएं नहीं मिलती हैं
तो निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसी के लिए हमें लड़ना चाहिए। कई जो देखने में आते हैं, जो हेल्थ सेंटर्स में जो सरकारी डॉक्टर होते हैं, वहाँ पर वो अपना जो है उपस्थिति, अटेंडेंस जो है, अपने सीनियर्स को पैसा देकर मैनेज कर लेते हैं और अपने प्राइवेट प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि उससे उनकी आमदनी बड़ी होती है। लेकिन जो दूर दराज में जो पोस्टिंग होती है, वहाँ पे वो जाना भी समय के साथ मुनासिब नहीं समझते। ये कई जगहों की ये हालत है और उस जगह पर पैसा और पैरवी से वो इस काम को करने में सफल होते हैं। तो ये रुकना चाहिए। हमारा काम है ये समाज के सकारात्मक लोगों या आप युवाओं जो सकारात्मक रूप से काम करना चाहते हैं या समाज में सकारात्मक योगदान देना चाहते हैं, उन्हें भी इन चीज़ों पर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का आकृष्ट करना चाहिए। दीपक शर्मा जी प्रणाम, और आप भदासी के रहने वाले हैं और आप पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ऑफिसर के पोस्ट में मुंबई में पोस्टेड हैं। बिल्कुल, आप तो एक सरकारी पद सेवा में भी हैं दीपक सर, और निश्चित रूप से आपका विचार या आपका सोच, सकारात्मक सोच और एक मार्गदर्शन या फिर इलाके की समझ तो निश्चित रूप से बेहतर होगी। और हम युवाओं अगर हम आगे आकर कोई प्रयास करते हैं तो उन प्रयासों को आपका भी उन प्रयासों में आपका साथ मिले, इसकी हम उम्मीद करेंगे। बिल्कुल, तो इन बातों को मैं रखा और मैं अब सोन नहर पे आना चाहता हूं। सोन नहर से जुड़ा हुआ कुछ बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। जुबैर आलम जी, आपने सही कहा। तो निश्चित रूप से इसी प्रयास को आगे बढ़ाने का हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, और समय के साथ मुझे उम्मीद है अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत रही तो हम इसमें सफल भी होंगे। तो सरकार ने तंत्र तो विकसित किया। हमारे पास एक प्रतिनिधित्व का तंत्र है, पंचायत से लेकर आप पंचायत समिति से लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला परिषद से लेकर नगर परिषद से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा, ये सारे गवर्नेंस में आम लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, तो कहीं ना कहीं लैप्स है, कहीं ना कहीं उन जिम्मेदारियों का उन्हें एहसास नहीं कराया जा रहा है जो उन्हें कराया जाना चाहिए था। और मैं तो यह भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो नक्सल गतिविधियों के केंद्र होने के कारण अरवल जिला जो नक्सल गतिविधियों का केंद्र रहा, तो उससे भारी मात्रा में फंड्स का फ्लो हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा भी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये विकास के लिए आया हुआ पैसा कहाँ खर्च हुआ। तो आरटीआई जैसे जो हथियार हैं उनका भी उपयोग अरवल में अभी नहीं हुआ है जिस स्तर पे होना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर वॉच करने वाले, अगर टोकने वाले, अगर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले लोग होंगे, जो सिविल राइट्स ग्रुप जो सकारात्मक रूप से इन बातों को आगे लेकर जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो है वो स्थिति बदलेगी। कहीं ना कहीं आज आप हमारे पास जिला जज भी नहीं बैठते हैं, यहाँ पर सीजीएम कोर्ट है, जबकि हम जिला 20 साल हो गया हमारे जिला हुए। आज भी हमारे मतलब केसों के लिए मुझे हम लोगों को जाना पड़ेगा, तो कहाँ, जहानाबाद जाना पड़ेगा। तो हम लोगों के लिए अगर हम अपने कलेर प्रखंड से जहानाबाद जाना चाहें तो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, मतलब एक दिन जाना और दूसरे दिन आना हो सकता है। एक दिन में जाने आने में तो हालत खराब हो जाएगा। ये स्थिति बनी रहती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा मुखिया जी ने, आपने बिल्कुल सही कहा। जातीय ध्रुवीकरण के कारण ही हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग बड़े पैमाने पर और बिहार के स्तर पर बहुत कुछ न कर पाएं, लेकिन हम अपने सीमित शक्ति से अगर जिला के लिए भी कुछ कर पाएं तो मुझे खुशी होगी। तो विकास और कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों की सक्रियता एक प्रेरणा भी देती है। बिल्कुल रामजय जी, स्वागत है। मनोज जी धन्यवाद। ऋषि जी, कहीं निश्चित रूप से एक आपने सकारात्मक बात कही है। और तो निश्चित रूप से अब मैं सोन पर आना चाहूंगा। सोन हमारा एक कहीं ना कहीं धरोहर है, सोन नदी जो है, और अरवल में कोई प्राकृतिक संपदा है नहीं, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो निश्चित रूप से जो सोन नदी है
और कृषि आधारित जो है ये जिला है, जो आय है या फिर रोजगार है लोगों को, वो कहीं ना कहीं जो है वो कृषि से ही मिलता है। तो कृषि का जो बैकबोन है वो सोन नदी है। तो सोन नदी पर नहर का निर्माण हुआ था 1874 में, और ईस्ट इंडिया इरिगेशन कैनाल कंपनी ने किया था इसे। जो अंग्रेजों के ज़माने में ये नहर का निर्माण हुआ था, और करीब 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पूर्वी सोन नहर से सिंचित होती है। और बारून के पास, इस डेहरी के पास बारून है, वहीं पर इस बांध का निर्माण किया गया था। और 130 किलोमीटर की जो पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर जो भोजपुर को सिंचित करती है, और पूर्वी सोन नहर जो है वो अरवल के सिंचाई में उपयोग में आती है। 130 किलोमीटर लंबा है, और औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, तो पटना, यहाँ तक ये जाती है। तो सोन नहर से भी कुछ महत्वपूर्ण चीज जुड़े हुए हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं एक पक्कीकरण का है। सोन नहर में पानी समय पर नहीं आना, यह भी एक संवेदनशील मुद्दा है। मैंने देखा कि 2017, 2018 और 2019 तीनों साल सोन नहर में पानी समय पर न आने का बात छपा है। 2 साल 2018-19 में इसके कारण स्पष्ट नहीं किए गए, लेकिन 2017 में जो रेहड़ डैम है, रेहड़ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अखबार में भी त्रुटि है, तो वान भट्ट के नाम पर बना हुआ वान सागर डैम जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर सोन नहर के पानी का स्टोरेज होता है, और वहीं से यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश का बंटवारा होता है। मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार जो है, इसमें लागत जो लगा था वो 2:1:1 रेशियो है। मतलब कि बिहार का करीब 900 किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर भूमि का सिंचाई इसी से होना है, उसमें हिस्सेदारी है बिहार की। और तो मुझसे लग रहा है कि जो उस समझौते के तहत जितनी पानी छोड़ी जानी चाहिए थी, उसकी मॉनिटरिंग सही से नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यह अंतर्राज्यीय मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी एक कमी देखने में आ रही है। तो बाण सागर जो डैम है, जो है, उससे समय पर पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। विगत 3 वर्षों से ऐसा देखने में आ रहा है। और कि रोहन आ जाता है, रोहन में धान का जो बिचड़ा है उसे तैयार किया जाता है, और अगर समय पर पानी नहीं मिले तो उसके झुलसने का जो है संभावना है। और हर बार में प्रशासन से लोग गुहार लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैटर के तह तक जाना चाहिए कि आखिर मिस्टेक या फिर समस्या कहां पर हो रही है। तो और दूसरी समस्या है कि अगर पानी उस अनुपात में राज्य को नहीं मिल रहा है जिस अनुपात में बिहार को मिलना चाहिए, तो हम अंतिम छोर पर तक सिंचाई की सुविधा कैसे मुहैया करा सकते हैं, जबकि ये कैपेबल है। कहीं ना कहीं पानी की जो बंटवारा हो रहा है वो जायज रूप से नहीं हो रहा है, तभी तो ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। और मुझे ये नहीं लगता है कहीं भी समाचारों को देखकर कि ये समस्या कम वर्षा की है। कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, तो हमें उसे भी समझना चाहिए। और अगर स्थानीय नेतृत्व मजबूत होगा, तो मुझे स्थानीय लोग अगर इस चीज को उठाएंगे, तो निश्चित रूप से आवाज बहुत दूर तक जाएगी, और निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान होगा। दूसरा, मैं और एक बार कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि जो बारून से जो नहर निकला वो एक भोजपुर को गया, जो पश्चिमी सोन नहर है, और पूर्वी सोन नहर है जो आपका जो है वो अरवल और औरंगाबाद और जो जहानाबाद या फिर जो पटना गया। तो उस पश्चिमी सोन नहर का जो है पक्कीकरण का काम शुरू हो चुका है। एक चुनाव के पहले जो वहां के सांसद थे, अभी भी वो सांसद हैं, आर के सिंह, उन्होंने सोन नहर के पक्कीकरण की बात की थी। और विश्वास मानिए, देखिए, ये मजबूत प्रतिनिधित्व का ही कमाल है कि सोन नहर के पक्कीकरण का काम शुरू हो चुका है, जो पश्चिमी सोन नहर है। लेकिन आज जो पूर्वी सोन नहर है उसके तटबंध टूट रहे हैं। मेहंदिया जैसा पुल जो अंग्रेज के जमाना में लगा, 72 साल उस पुल को हो गया, और उस जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। और उसको पक्कीकरण की बात छोड़ दीजिए,
तटबंध जहां तहां टूट रहे हैं, तो तटबंधों के मरम्मत करने का काम भी कहीं ना कहीं ये भी सरकार या फिर हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनके जिम्मे आता है। तो एक बहुत बड़ा काम है ये, और इस बड़े काम को जब तक हमारे बीच सकारात्मक लोग, अगर समाज के सकारात्मक लोगों का नेतृत्व नहीं मिलेगा, सकारात्मक लोगों का अगर साथ नहीं मिलेगा, तो हम कैसे इस काम को कर सकेंगे। तो ये इन बातों को भी समझना जरूरी है। सोन को प्रिजर्व करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। एक जो कहीं ना कहीं अवैध बालू निकासी, मैं देख रहा हूं कि विगत 3 साल 4 साल के खबरों में बार बार यह बालू निकासी की बात आती है कि सोन से अवैध बालू निकासी की जा रही है। बालू निकासी के लिए जो डेफिनिट पॉइंट्स हैं, उससे 32 बालू घाट जो है, 32 या 33 जो बालू घाट पूरे सोन में है। पहला चीज तो मैंने देखा, इस ग्रुप में भी इस तरह का पोस्ट था कि सरकार के पास रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स जो है वो बालू घाट है, सोन का बालू घाट है, पुनपुन का बालू घाट है। लेकिन उस राजस्व से हमारा जिले के विकास में कितना पैसा खर्च हो रहा है, या आप क्या जानते हैं या हम जानते हैं? हम नहीं समझते कि उस राजस्व से कोई भी पैसा जो है वो जिले के विकास में खर्च हो रहा है। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। ऊपर से उसका दोहन हो रहा है, जो जितना उसका सीमा है उससे ज्यादा अगर दोहन हो रहा है, कई पॉइंट्स से बालू का काला बेजारी हो रहा है, और निश्चित रूप से यह हो रहा है। मुझे देख रहे हैं कि 3 साल में हर 2-3 महीने पर प्रशासन के द्वारा अखबार में एक बयान दिया जाता है कि सोन की अवैध बालू निकासी पर कार्रवाई होगी, और वो खबर 4 महीने बाद फिर छपता है, फिर 2-3 महीने बाद छपता है। तो अगर इसका मतलब है कि बालू निकासी बंद हो ही नहीं रहा है, वहां पर लोकल सीसीटीवी कैमरा तक लगाने की बात यहां के प्रशासन ने किया, तो कौन लोग हैं जो इस जिला को लूट रहे हैं? और इस जिला का पैसा तो राजस्व सरकार के पास जा रहा है, वो पैसा इस जिले के विकास में भी खर्च नहीं हो रहा है। और अगर तटबंध पर कटाव होता है, पानी का कटाव होता है, अगर हमारे सोन का जो तटबंध है उससे तटीय इलाका में बसे हुए गांव प्रभावित होते हैं, वो जो खेतीहर जमीन है वह प्रभावित होता है, तो उसका भुक्तभोगी कौन होगा? जो बालू उठाने वाले लोग हैं वो तो पैसा बनाएंगे और चले जाएगी, वो सरकार क्या सुध लेने आएगी? इसलिए अगर सोन का जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसे रोकना भी आपका कहीं ना कहीं एक फर्ज है। उस पर भी एक मजबूत आवाज हमारे बीच आनी चाहिए, हमारे बीच उठना चाहिए। तो एक सोन नहर से जो बहुत संवेदनशील बात है वो आप लोगों के बीच मैंने शेयर किया। रोशन जी, बिल्कुल लोकल मुद्दों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है निश्चित रूप से, और लोकल मुद्दों को उठाना जो युवा, जो सकारात्मक युवा हैं, आप जैसे रोशन जी सकारात्मक युवा हैं, और हम लोग जैसे हैं, कुंदन जी जैसे हैं, बहुत युवा हैं, उन लोगों को आगे आने की जरूरत है। और हम लोगों के द्वारा अगर प्रयास होगा तो इस पर निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है इसका। जी प्रणाम अंजनी भैया। बिल्कुल विकास से जुड़ा हुआ कोई भी चीज है भैया, उसके प्रति सकारात्मक सोच आप लोगों, आपके अंदर भी है, और निश्चित रूप से उसमें मजबूत आवाज होनी चाहिए, और उससे हर वर्ग, हर तबका, हर जमात से जुड़े लोगों को उसमें एक स्वर से आवाज उठानी चाहिए, और इसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। कंचन जी, आप कुछ और कहना चाह रहे थे कागजी मोहल्ला के अलावे, तो बताइएगा। रजनीश शाह जी, जिला के बारे में निश्चित रूप से कम जानकारी होती है, लेकिन अगर आप चाहेंगे, जैसे मैंने प्रयास किया तो मुझे काफी जानकारी इस जिला के बारे में मैंने इकट्ठा की है, और अभी सतत इस प्रयास को जारी रखूंगा, चीजों को बिल्कुल तह तक समझने का प्रयास मैं करूंगा। तो सतही तौर पर कई मुद्दों की जानकारी मुझे हो चुकी है, तो यही चीज है। धनंजय कुमार माझी जी, बिल्कुल बहुत कमी है। 2 दशक इस जिले के गठन के हो गए, जहां पे न ब्लड बैंक है, न आपके पास जिला न्यायालय है, न जेल है, न फिर और भी जो सुविधाएं मूलभूत एक जिले के रूप में मुझे मिलनी चाहिए थी, जो स्वास्थ्य की स्थिति होनी चाहिए थी, शिक्षा की स्थिति होनी चाहिए थी, वो नहीं है। गांधी पुस्तकालय जो अरवल में है, उसकी स्थिति बद से बदतर है। और
मैं तो एक सोचता था कि हाँ, और भी जो है वो कहीं ना कहीं जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उसे खोला जाना चाहिए। जो ऐतिहासिक रूप से हमारे पास जो धरोहर मौजूद हैं, बहुत पुराने कई दशकों से, उनकी स्थिति जीर्ण शीर्ण है। उनके मकानों भवनों की स्थिति जीर्ण शीर्ण है। किताबों पुस्तकों की स्थिति जो है वो समझ में नहीं आती है, कोई देखने वाली नहीं है। गांधी पुस्तकालय एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी है अरवल के लिए, और उसके संरक्षण पे भी किसी का कोई ध्यान नहीं है। मैं तो यही देख रहा हूं, खबरों में बहुत यह स्पष्ट है, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। तो इन मुद्दों पर सकारात्मक रूप से काम करने की जरूरी है। सत्य प्रकाश जी, आपने बताया बलौरा अकरौंजा पुल 5 साल से। सत्य प्रकाश जी, मैं पुल पे भी आना चाहूंगा। मैं एक जो कई पुल बने हैं उनका जो है वो संपर्क पथ नहीं है, मतलब उनकी भी मैं चर्चा करूंगा। और मैं यह भी चर्चा करूंगा कि अरवल जिला चचरी मुक्त नहीं है। आज भी हम चचरी का पुल का सहारा ले रहे हैं। और अगर शहरों में इसी अरवल के लोग जो आज 50 देशों में रह रहे हैं, वह देखे होंगे कि फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने के लिए भी शहर में एस्केलेटर है भाई। और हमारे गांव में ये नारकीय स्थिति है कि कुछ कुछ गांवों की, जहां पर आज भी चचरी के सहारे वो घर जा पाते हैं या घर से बाजार आ पाते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि अरवल में भी कई जगह, एक नहीं कई गांवों की ये स्थिति है कि वो चचरी पे डिपेंडेंट है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना। अब कहीं ना कहीं अगर आप उपेक्षा कर रहे हैं, अब हम अगर इस जिले के रहने वाले हैं, आप अगर इस जिले के रहने वाले हैं, आपका इस जिला से और मेरा भी इस जिला से सरोकार नहीं टूट सकता है। आप दोनों का, आपका भी और हमारा भी सरोकार हमेशा रहेगा। जी मुखिया जी, आपने जानकारी दिया तो ये तो बहुत अच्छा, खुशी की बात है। अगर मेहंदिया पुल बन जाता है नए तरीके से तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और मैं तो बधाई देना चाहूंगा जिस दिन ये काम कंप्लीट होगा। मैं निश्चित रूप से जो भी आप लोगों के माध्यम से प्रयास किया गया, वो निश्चित रूप से मैं उसे सराहूंगा। मैंने एक जगह खबर में नाम भी देखा था, मैंने आपका भी नाम देखा था, और उसमें जिक्र था और कुछ लोगों का इस पुल के मामले को ही उठाने को लेकर। जुबैर आलम जी, बिल्कुल सोन नदी को लेकर मुझे लगता है आप ही का पोस्ट मैंने देखा है पुराना, जो सोन नदी पे डाला हुआ है। मैं अगर गलत नहीं हूं, सोन से जो बालू निकासी को लेकर आपने एक पोस्ट डाला था, वो कहीं ना कहीं जो, हाँ आप ही का तो है। आप ही ने एक जो है इस पे पोस्ट डाला था, 8 जनवरी को ये पोस्ट है कि सोन नहर से सरकार को मिल रहा है उसका 50% जो कमाई है वो जिले के विकास में लगाया जाए। ये बहुत ही सकारात्मक बात है। और देखिए, मैं फिल्टर करके रखा हुआ हूं उस चीज को, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सकारात्मक बात है। हाँ रोशन जी, बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि जो अरवल से जिले के विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर एक अवेयरनेस ड्राइव चलाना चाहिए। और 2 विधानसभा हमारे इस क्षेत्र में आते हैं, तो जो भी कम से कम मुझे लगते हैं जनहित से जुड़े हुए 50-60 मुद्दे तो मेरे पास हैं। मैं सारे मुद्दों को लाइव में रख भी नहीं पाऊंगा, तो लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं पोस्ट के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से उन बातों को लेकर लाइव आते रहूंगा। या फिर मैं चाहूंगा कि स्थानीय लोग जो उस क्षेत्र के लोग हैं, वह भी उन मुद्दों को इस ग्रुप के माध्यम से उठाए, वह बातें इस क्षेत्र के लोगों तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे, ताकि एक सकारात्मक माहौल विकास को लेकर अपने जिले में बन सके। तो मैंने सीमांकन से भी और जो सोन नहर और अवैध बालू उत्खनन से भी रिलेटेड मुद्दा उठाया। और एक, हाँ, रेलवे लाइन को लेकर एक बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। आज भी हम रेल संपर्क के मामले में बहुत पिछड़े हैं, इस देश के स्तर पे बहुत पिछड़े हैं। आज कनेक्टिविटी के मामले में अगर देखा जाए, रेल कनेक्टिविटी, और खास करके एक बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन एक लैंडमार्क हो सकता था। मतलब एक बहुत ही प्रशंसनीय चीज थी हमारे क्षेत्र के लिए भी, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए भी। निश्चित रूप से रेलवे स्टेशन अगर खुलते, इस लाइन पे करीब काफी रेलवे स्टेशन प्रपोज्ड हैं, अभी भी प्रपोज्ड हैं। तो अगर वो रेलवे स्टेशन खुलते तो निश्चित रूप से उनके आसपास जो है वो बाजारें खुलती। 118.45 किलोमीटर जो है वो रेलवे लाइन का ट्रैक बिछना था, और उस पर 15 रेलवे स्टेशन बनना था।
और बिहटा, बिक्रम, दुल्हिन बाजार, पालीगंज, बारा, अरवल, खबैनी, जयपुर, शमशेर नगर, दाऊद नगर, अरंड, ओबरा, अनुग्रह नारायण रोड, भरथली होते हुए औरंगाबाद तक। तो इन सबों के आसपास मार्केट का विकास होता, बाजार का विकास होता, आवाजाही बढ़ने से जो है उत्पादों को ले जाने की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सुधरती। आप देखे होंगे, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, हमारे जिला में कृषि आधारित जिला है, हमारा जिला जो है कृषि पे डिपेंडेंट है। मैंने देखा खबरों में, मैंने देखा कि जो नकदी फसल है और उन्हें भी उपजाने को लेकर प्रोत्साहित लोगों को किया जा रहा है। जैसे मैंने किसी इलाके में देखा कि केला का जो उपज है वो व्यावसायिक खेती 8 कट्टा 10 कट्ठा में, और पूरा पूरा वो लगता है कि 50 बीघा या 40 बीघा में लोग अब केला की खेती कर रहे हैं। कुछ ऐसे इलाके शायद मैंने देखे, गलत मैं नहीं हूं तो। मक्के की खेती भी व्यापक पैमाने पर लोगों ने शुरू की है, मशरूम की खेती व्यापक पैमाने पर शुरू की है, सब्जी की भी खेती होती है व्यापक पैमाने पर। मैं तो घर पे भी रहता हूं तो बहुत फ्रेश सब्जी मिल जाता है। तो लेकिन सबसे बड़ा बात, जिस जिला का इकोनॉमी एग्रो बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, वहां पर कोल्ड स्टोरेज नहीं है। इस जिला में कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, और ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन की भी व्यवस्था नहीं है। तो समझ लीजिए कि लोकल जो प्रोड्यूसर है, अगर उसे कहीं ना कहीं जो ऊंची कीमत उसे मिल सकती थी वो नहीं मिल सकती है। उसे तो अपना जो प्रोड्यूस है, जो अपना उपज है, उसको तुरंत तत्क्षण बाजार में बेचना पड़ेगा, या क्योंकि नहीं तो सड़ जाएगा, या फिर बेच अगर नहीं पाया तो वो खराब हो जाएगा। इस स्थिति से निजात पाने के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना तो हर हाल में इस जिला में होना चाहिए। जिस जिला का मुख्य जो है वो कृषि आधारित है, मतलब कृषि पे ही सब कुछ इसका निर्भर करता है, तो कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। तो रेलवे लाइन का जो मामला है उसमें 3 संसदीय क्षेत्र इन्वॉल्व है। मैं इस ग्रुप में भी एक पोस्ट देखा था रेलवे लाइन को लेकर। तो 3 संसदीय क्षेत्र से यह रेलवे लाइन होकर गुजरता है, पाटलिपुत्रा, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र और औरंगाबाद। पिछले बार भी जो एनडीए के सांसद हैं, आप सभी भी जानते हैं, तीनों क्षेत्र पहले भी, इस लोकसभा चुनाव के पहले भी और इस चुनाव के बाद भी जो है वो एनडीए के ही सांसद इस क्षेत्र से जा रहे हैं सदन में। मैंने कुछ देखा कि रेलवे लाइन संघर्ष समिति करके बनाया गया है। उन्होंने मेहंदिया में, दाऊद नगर में, फिर उसके बाद लगता है दानापुर रेल मंडल जो है वहां पे भी कुछ धरना प्रदर्शन, पैदल मार्च, रोड शो जो भी है निकालने का प्रयास किया, अपनी तरफ से प्रतिरोध जताया। सबसे पहला बात कि आज से बहुत पहले इस प्रोजेक्ट की अनुशंसा की गई थी, नापी की गई थी। मेरे गांव के बगल से भी इस रेलवे लाइन को गुजरना था। जयपुर एक स्टेशन है जो मेरे गांव के पास ही आता। स्थिति यह है कि इस प्रोजेक्ट का लागत दर साल दर साल बढ़ता चला गया। आज के तारीख में इस प्रोजेक्ट का लागत दर जो कभी कुछ 100 करोड़ होता था, वो आज 3500 करोड़ है। और पिछले जो बजट है सरकार में, उसमें आवंटित राशि है 20 करोड़। कौन सा काम का शुरुआत होने जा रहा है, या तो मुझे समझ में नहीं आता है, या तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमें बेवकूफ बनाते हैं। मैंने कई बार जहानाबाद सांसद, पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल जी, पूर्व सांसद अरुण बाबू, सबको मैं फोटो खिंचवाते देखा हूं। तो क्या आप सिर्फ पेपरबाजी करते हैं? 3500 करोड़ के प्रोजेक्ट में 20 करोड़ से कौन सा काम आप कर लेंगे? इसका मतलब है कि पूरी तरह पेपरबाजी हो रही है। और अरवल में कोई उचित सवाल पूछने वाला नहीं है। आपको अगर अपने क्षेत्र में विकास से संबंधित सवालों का सामना करना पड़ेगा, तो आप निश्चित रूप से इस प्रकार का जो आप रवैया आप लोगों का रहा, कहीं ना कहीं सवाल किससे पूछा जाएगा? सवाल केंद्र सरकार से पहले हमारे प्रतिनिधियों से पूछा जाना चाहिए। तो ये रेलवे लाइन का पास नहीं होना और इस तरह की स्थिति बने रहना इतना संघर्ष के बाद जो है, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है, और इलाके के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए भी मैं कह रहा हूं, आप सभी से अपील कर रहा हूं कि स्थानीय प्रतिनिधित्व पर बल दिया जाए। अगर जो व्यक्ति इस क्षेत्र का होगा, इस क्षेत्र से अगर मजबूत प्रतिनिधित्व निकलता है, जो विकास के बारे में क्षेत्र में सोचता हो,
अशांति फैलाने वाले तत्व नहीं, ऐसे तत्व नहीं जो समाज में संघर्ष पैदा करते हैं, ऐसे तत्व नहीं जो समाज में विभाजन पैदा करते हैं, ऐसे तत्व जो समाज के विकास के प्रति जो है वो सकारात्मक है, संवेदनशील है। अगर वो तत्व मजबूत होते हैं और उन तत्वों को आगे बढ़ाया जाता है, तभी हमारा जिला का विकास होगा, हमारा विकास होगा। और जो है कहीं ना कहीं जो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिला प्रगति करेगा। अपने आप जिला कभी अशांत हो ही नहीं सकता। अगर जिला का समुचित विकास होगा तो जिला कभी अशांत नहीं हो सकता। इसलिए सकारात्मक युवाओं को, जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, उन्हें आगे आने की जरूरत है और एक पॉजिटिव रोल प्ले करने की जरूरत है। मैं यह भी चाहूंगा कि हम लोग पंचायत वाइज जितने भी पंचायत हैं, दोनों विधानसभा को लेकर, हम लोग चाहेंगे कि एक मिनिमम ग्रुप्स उसका जो है वो तैयार किया जाए, हर एक पंचायत का, या ब्लॉक वाइज जो भी है। पहले हम शुरुआत ब्लॉक वाइज करें तो ज्यादा बेटर है। जैसे जैसे लोग और जुड़ते जाएंगे, खास करके युवाओं का इसमें भूमिका जो है वो कम उम्र के युवाओं का नहीं, जो किशोर अवस्था में जो पढ़ने लिखने की उम्र में है, उनकी भूमिका हमें नहीं चाहिए। हम उन्हें उनकी भूमिका चाहिए जो कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं और उनके पास पर्याप्त समय है और जो सामाजिक कार्यों में सक्रियता रखते हैं। तो उनके माध्यम से जो अरवल के जो बृहद विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था। फिर उसके बाद क्योंकि मैं कलेर प्रखंड में आता हूं, मेरा घर कलेर प्रखंड में आता है और सोन नहर उसके बगल से गुजरता है, तो जब तक मैंने जिले के समाचारों को नहीं समझा था तब तक मैं नहीं जानता था कि अरवल में कई जगह पेयजल की समस्या है, कई जगह पेयजल की समस्या है, पानी पीने की समस्या है, टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। अरवल जिला मुख्यालय पे जल मीनार है, उसमें बहुत बड़ा जल मीनार बना हुआ है, समाचार में आया, और पाइपलाइन भी बिछा हुआ है कई किलोमीटर तक, लेकिन उसमें पानी ही नहीं है। अजब स्थिति है। कई जगह जो है, ये तो समस्या अब हमारे गांव तक भी आ चुकी है कि बोरिंग अगर 32 फीट है तो पानी छोड़ दिया, 42 फीट पर पानी है, तो 42 से 52, 52 से 80 कहां जाएगा ये? इसे तो रोकना चाहिए। कई खबरों में देखा, चाहे वो करपी प्रखंड का झारखंड महादेव मंदिर का तालाब हो, चाहे जो NH पर स्थित भदासी के पास का तालाब हो, ठीक है, और भी कई तालाबों का जिक्र है जिनका रकबा 6 बीघा में था, वो 2 बीघा में सिमट गए। उनका ना कोई रख रखाव है, ना कोई देखरेख है, उनमें पानी अब सूख चुका है, भूमि का अतिक्रमण हो रहा है चारों तरफ से, असामाजिक तत्वों द्वारा भूमि अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो ये जो कल तो पीने की पानी की किल्लत हो जाएगी, मरिएगा, लोग मरेंगे, पानी के अभाव में मरेंगे। और ये स्थिति अरवल में अभी है। कई समाचार मैंने देखे, कई न्यूज देखे जो अरवल के विभिन्न इलाकों से है, गांव देहात में ऐसी स्थिति है। और नल जल योजना पता नहीं सरकार का कितना इफेक्टिव है, मुझे तो जैसा समाचार में समझ में आता है कि उसमें भी व्यापक धांधली हो रही है। तो इन स्थितियों से उबरने के लिए निश्चित रूप से आपको और हमें संवेदनशील होने की जरूरत है। तो एक जो है अगलगी की घटनाएं, आग लगने की घटनाएं जो हैं, वो इस जिले में जो कृषि जो काफी जो खलिहान में रखे हुए अनाज हैं जो है, मतलब वो जल जाते हैं, या खेतों में अनाज में आग लग जा रहे हैं। तो कई जगह मैंने देखा कि इसका कारण जो है वो बिजली के तार है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इसका निदान जिला प्रशासन क्यों नहीं ढूंढ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक गाइडलाइंस जारी करना चाहिए। जब हर साल अगलगी की इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, तो मुआवजा देना उनका निराकरण तो नहीं है, और मुआवजा तो फुल भी मुआवजा नहीं मिलता है, तो मुआवजा देना उनका निराकरण नहीं है। तो अगलगी की घटनाओं को कैसे रोका जाए, तो जो बिजली विभाग से रिलेटेड जो कुव्यवस्था है उन्हें भी दूर करने के लिए सशक्त आवाज उठाना चाहिए, मैं निश्चित रूप से कहूंगा। और उससे भी जो एक मैंने देखा, अभी खबर में जब पढ़ रहा था, तो फायर ब्रिगेड जिसको कहते हैं, उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही दुखद है। मैं वो भी समाचार मैंने निकाल के रखा है जो फायर ब्रिगेड से रिलेटेड है, मैं वो भी आपको पढ़ना चाहूंगा। जिले में एकमात्र फायर ब्रिगेड संस्थान संचालित है जिसके भरोसे पूरे जिले में अगलगी की घटनाओं पर लगाम लगाने की जिम्मेवारी है।
फायर स्टेशन में 3 बड़ी गाड़ी और 1 छोटी गाड़ी उपलब्ध है, लेकिन लंबे समय से रिपेयरिंग नहीं होने के कारण इन गाड़ियों की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। ये कुछ साल पहले की खबर है, शायद 1 या 2 साल पुरानी खबर है। अभी की स्थिति में नहीं जानता मैं, लेकिन पता है कि अगर कुव्यवस्था है जिला में, मान लीजिए इसका ये खबर 2 साल भी पुराना होगा, लेकिन अगर उस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाने वाला नहीं है, अगर उस बात को कोई उठाने वाला नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि कोई सुधार आ सकेगा? इन चीजों में कोई सुधार होगा? मुझे तो नहीं लगता कि इन पर सुधार होगा। तो उस समय की खबर है, उसमें बताया गया कि 3 बड़ी गाड़ी और 1 छोटी गाड़ी उपलब्ध है, लेकिन लंबे समय से रिपेयरिंग नहीं होने के कारण इन गाड़ियों की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। एकमात्र बड़ी गाड़ी का ही पंप काम करता है, बाकी सभी 4 गाड़ियों का पंप फेल हो चुका है। परिणाम स्वरूप अन्य गाड़ियां महज शोभा की वस्तु बनकर रह गई हैं। तो इससे जो फसलों में इतनी अगलगी की घटनाएं होती हैं, उसको नियंत्रित करने का इतना बढ़िया व्यवस्था फायर ब्रिगेड का है भाई। देख लीजिए, आप ही के जिला में, हमारे जिला में ही है। तो मैं समझता हूं मुआवजा इसका कोई निदान नहीं है। तो गाड़ियों में न तो शीशा है न सायरन है। ऐसे हालात में गंतव्य स्थानों तक पहुंचने में काफी परेशानी होती है। 3 कर्मचारियों को ही 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। कलेर, रामपुर चौरम, कुर्था तथा मेहंदिया में फायर विभाग का 1-1 वाहन उपलब्ध है, लेकिन उन गाड़ियों में सिर्फ ड्राइवर ही प्रतिनियुक्त है। तो ड्राइवर फायर फाइटिंग नहीं करेगा ना, पता नहीं, एक व्यक्ति है उस गाड़ी में। तो यह बहुत दुखद स्थिति है। तो अगलगी की घटनाओं पर नियंत्रण कैसे होगा? फिर उसके बाद नीलगायों की समस्या भी मैंने देखी। जो नीलगाय की समस्या है, जो यह समस्या कुर्था में भी है कुछ इलाकों में, और सोन के तटीय इलाकों में भी है। तो प्रशासन जो है इसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। मुजफ्फरपुर में भी नीलगाय की समस्या थी, तो प्रशासन ने उन्हें मारने का भी एक प्रकार से आदेश जारी किया था। तो इस प्रकार की समस्याओं से निपटने का स्वाभाविक है। जो पशु से प्रेम करते हैं या जो वन्य जीव से प्रेम करते हैं, उनके अंदर इस मारने के प्रति वो तो नहीं रेडी होंगे, लेकिन कोई ना कोई निदान इससे निकाला जा सकता है। उनको पकड़ के इस एरिया से या फिर कहीं और स्थापित किया जाए। तो कई जो है किसान जो है, मैंने तो देखा कि कुर्था की जो खबरें हैं उसमें किसान जो है वो कृषि लोन ले रहे हैं, वो खेती कर रहे हैं आलू का, और जो भी और फसल सब्जी उपजा रहे हैं, और उन सब्जी के फसलों को बर्बाद जो है नीलगाय कर दे रही है। तो इस प्रकार के समस्याओं को भी उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सिविल राइट्स ग्रुप की परम आवश्यकता है इस क्षेत्र में इन समस्याओं को उठाने के लिए, मैं ये कहना चाहूंगा। तो मैंने काफी चीजों को रखा है, और मैं चाहूंगा कि धीरे धीरे अगर मैं बातों को रखूं जो ज्यादा वो इफेक्टिव होगा। तो कुछ चीजों की चर्चा मैंने इस लाइव के माध्यम से की है, और भविष्य में भी और भी इन चीजों को धीरे धीरे लाइव के माध्यम से रखूंगा। और आप तमाम जितने भी साथी थे जिन्होंने अपना समय दिया, अपना कीमती समय दिया इस लाइव के माध्यम से, मैं चाहूंगा कि एक अवेयरनेस आए इसी माध्यम से। और कहीं ना कहीं इन समूहों की उपयोगिता उसी में है कि जो निश्चित रूप से जो उचित कदम उठाए जाने चाहिए, जो कहीं ना कहीं व्यापक हित से जुड़े हुए हों, जो हमारे और आपके हित से जुड़े हुए हैं, और उनमें आपकी किसी न किसी प्रकार की सहभागिता हो। तो मैं आगे भी काफी मुद्दे हैं मेरे पास उठाने के लिए। तो अगले लाइव में मैं कोशिश करूंगा कि मैं कई मुद्दों को और जो जिला से जुड़े हुए हैं उनको विस्तार से, उनको तरीके से मैं आप सबों के बीच रखूं। अब तमाम साथियों को, तमाम जिले के जो तमाम साथी हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव से जुड़ने के लिए। और निश्चित रूप से आप सभी अपने बीच जागरूकता लाएं, और विकास से जुड़े हुए जो भी सकारात्मक प्रयास हम लोग कर सकते हैं वो इस ग्रुप के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उसका एक जमीनी स्वरूप समय के साथ हम लोग तैयार करें। और इस मामले में जो भी सहयोग मुझसे हो सकेगा मैं करना चाहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।